अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के कल की तकरीर और उसके साथ साथ होने वाले बाकी तमाम मामलात के मतलब गुफ्तगू करना चाहूँगा। चूँकि ये बहुत हसास सा मौजू है, उसके ऊपर मैं पहले भी कुछ जज्बाती सूरत-ए-हाल में बात की थी। आज सा इमरान खान साहब ने जो कुछ किया है और जो इस सारे एक साल के अंदर हुआ है, उस पर ठंडे दिल से गौर कर लेते हैं और देखते हैं कि ये स्टेट्समैनशिप जो है वो कहाँ पर फेल हुई है। और खासतौर पर इमरान खान साहब ने अपनी स्टेटमेंटशिप को भी फेल किया है, अपनी इल्म के बारे में भी अपना जो उनका बहुत बड़ा दावा है उसका भी पोल खोला है और बाकी सारी चीजें भी नजर आती हैं। पहली बात तो यह है कि उन्होंने एक आर्गुमेंट की बुनियाद के ऊपर इस केस को पेश किया लोगों को सामने, और वो दलील ये देते हैं कि अगर हम उनके सफीर को वापस भेजेंगे तो यूरोपीय यूनियन वाले जो हैं हमारे लोगों को वापस कर देंगे या वो हमारी तिजारत बैन कर देंगे या फलां कर देंगे। बहुत सारे मामला उन्होंने कहा। और हमारे यहां भी जो टेक्सटाइल हुई है अब बूम आया है। ये एक सियासतदान उस कौम को कह रहा है कि जिसको गुज़श्ता 70 साल से ये सबक पढ़ाया जाता रहा है कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, क्योंकि हमने इंडिया से जंग करनी है, हम 1000 साल तक लड़ेंगे, हम ये करेंगे। इसका मतलब यह है कि आपने लोगों के सामने ये साबित करने की कोशिश की कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत जो है वो एटम बम से भी ज्यादा कीमती नहीं है। ये लोग मानने को तैयार नहीं होते, कभी भी नहीं होते। एक हैसियत लीडर, एक आम आदमी के भी ये बात नहीं कोई कहता। कोई शख्स आपसे कहे कि तुम्हारे बाप को मैं गाली देता हूं, लेकिन ऐसा है कि मैं तुम्हें 50,000 रुपए का ऑर्डर दे देता हूं उसका दुकान का, तो तुम अपना माल बेचो तो मेरी गाली खा लोगे। सारी बात है। इसके ऊपर तो एक आम आदमी तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत तो इससे बहुत बड़ी चीज थी। फिर दूसरा आर्गुमेंट जो उन्होंने दिया कि अगर फ्रांस से हमने ये सफीर वापस भेज दिया और अपना सफीर वापस बुला लिया तो ये क्या मामला रुक जाएगा? ये तो कोई ऐसी दलील है जिसके बारे में कोई अक्लमंद आदमी भी बात नहीं कर सकता। आप रोज इंडिया का सफीर वापस भेजते हो, इंडिया वाले आपका सफीर बात भेजते हैं, क्या बॉर्डर के ऊपर हालात रुके क्यों भेजते हो? बैठे रहने दो उसको। आप इस सारे मामले को अगर देखें, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में काब बिन अशरफ की गर्दन उड़ी, तो क्या ये बरासमे में रुकी? नहीं रुकी। ये तो आपके अपने जज्बात का इजहार होता है। अब ये दुनिया का महज़्ज़ब तरीन दस्तूर ये है नेशन स्टेट्स के अंदर कि 2 या 3 तरीके से आप अपने एहतजाज को रजिस्टर करते हैं। नंबर ये है कि आप जिस दिन ये वाकया हुआ था उसी दिन आप उसके सफीर को बुलाते फ्रांस के और अपना मामले को रजिस्टर करते। पहले तो ये बात देख लें कि ये वाकया 1400 साल की तारीख में सबसे मुख्तलिफ वाकया है। हमेशा इनफरादी तौर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन होती रही है। सलमान रुश्दी ने किताब लिख दी, जॉन दमिश्की ने किताब लिख दी, फलां ने लिख दी। उसके ऊपर इंडिविजुअल्स हैं, एक्ट भी करते रहे, कोई उनको जाके कत्ल भी करता रहा है, रियासतें भी कहती रही हैं। इंडिविजुअल जो है उसको कोर्ट ऑफ जस्टिस में ट्राई किया जाता है, कहा जाता है कि आपके मुल्क का एक शहरी है, उसने ये काम किया। लेकिन जो डेमोक्रेटिक सेटअप बन चुका हुआ है, आप बड़ी आर्गुमेंट देते हैं कि हम उसमें अदालत में जाएंगे। अदालत में उन्होंने पहले कहना पार्लियामेंट ने डिसाइड किया उनकी, हम क्या कर सकते हैं? हम तो नहीं बुला सकते, वैसे तो गवर्नमेंट तो नहीं बुलाते उसके ऊपर, वो तो इंडिविजुअल मैंने उसका सारा लॉ पढ़ा, वो तो इंडिविजुअल के साथ से। तो इसका मतलब कि पहली जिम्मेदारी रियासत की बनती थी कि पहली दफा इन 1400 साल की तारीख में किसी हुक्मरान ने बहसियत हुकूमत ये तय किया, बहसियत रियासत तय किया कि रसूल अकरम के कार्टून जो है पेरिस के बाजारों में लगने चाहिए। अब जहां इंडिविजुअल की जिम्मेदारी खत्म हो जाती थी, आपकी जिम्मेदारी रहती थी। अब पहला महत्वपूर्ण तरीका यह था कि आप उसको बुलाते। दूसरा, उसके बाद अगला स्टेप होता है कि आप अपना जो वहां सफीर मौजूद था उसको कहते हैं कि आप ऑडियंस लें और आप प्राइम मिनिस्टर उनके प्राइम प्रेसिडेंट से जाके मिलें और उसको बताएं कि हमारे हाँ ये सूरत हाल है और लोग बुरा मना रहे हैं। उसके बाद अगला स्टेज होता है, अगर वो माफी नहीं मांगते, अगर वो रिजेंटमेंट का इजहार नहीं करते, तो फिर आप अपनी पार्लियामेंट के अंदर करारदाद लाने की कोशिश करते कि हम ये दुनिया को बताएं कि 22 करोड़ अवाम जो हैं वो रसूल अकरम की तौहीन से दिल के रिश्ता हैं, परेशान हैं, और ये दुनिया की सबसे बड़ी हेट स्पीच हुई है।
उससे होगा क्या कि दुनिया में एक बात यह है कि आपका आर्गुमेंट पूरी इंटरनेशनल लेवल पे स्ट्रांग होता था और आप उस इंटरनेशनल लेवल पे कह सकते कि इतनी बड़ी हेट स्पीच, आप जो इतनी बात कर, आप इस्लामोफोबिया के नाम पे बातें कर करके आप बात समझते हैं कि आपने बात को आपने किया क्या? वो कहते हैं आप तो खुद लोगों को आर्गुमेंट देते फिरते हो कि हमारे यहां कारोबार रुक जाएगा, तो इस्लामोफोबिया कहां से हो गया? जो मुल्क जो है वो सिर्फ आपके कहने के ऊपर सिर्फ फैसलाबाद के चंद ताजरों के मुनाफे के लिए रसूलुल्लाह की हुर्मत छोड़ देगा, तो उसका रसूलुल्लाह कुछ क्या हुआ? अब आप साथ ही आप समझते कि इसके क्या हो सकते हैं, नतायज क्या हो सकते हैं जो आप लोगों को बताते फिरते, बोलते वो नतायज होते नहीं है। आप कहते हो कि पार्लियामेंट वाले अगर हम बात करते हैं जब सफीर को बाहर भेजते तो बाकी ममालिक भी सफीर आपके वहां पर भेज देते और आपसे तल्लुकात मुनक़ता करते। इससे ज्यादा हकायक से मनफी बात कोई नहीं। यूरोपियन यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन उठा के पढ़ लें, हर मुल्क अपनी फॉरेन पॉलिसी या खारजा पॉलिसी के हिसाब से आजाद है। कोई किसी पर पाबंदी नहीं कि वो किस तरह के हालात से, किस किस्म की सूरत हाल से अपने ताल्लुकात रखे। ईरान पे सैंक्शन लगी हुई थी, जर्मनी सारी जिंदगी कारोबार करता रहा। यूरोप के बेशुमार मुल्क जो हैं वो अपना तेल खरीदते रहे, नेटो के उसके थे रोकन। हम अमेरिका से तो कम ताकतवर है ना, कमजोर हैं। अमेरिका ने अभी रूस का सफीर वापस भेजा है, सवारत खाने से लोग वापस भेजे और कहा है कि हमारे साथ उसने ज्यादती की। नेटो जिसको पाला अमेरिका ने, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने मार्शल प्लान के साथ इनको उनकी मैशियतों को खड़ा किया। किस किस मुल्क ने सफीर वापस भेजी? अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क सफीर वापस भेजा, पाकिस्तान के मुल्क सफीर जो वापस बनाएंगे वो लोग। तो एक बात तो यह है कि यह होना नहीं था, लेकिन अगर होना था तो 29 ममालिक हैं। फॉरेन ऑफिस में आपने कितने मुल्क अपने फॉरेन ऑफिस के लोगों को कहा कि आप जो डेस्क के लोग हैं, जो यूरोप डेस्क का डायरेक्टर जनरल है या उसके तो मुख्तलिफ मुल्कों के डायरेक्टर, वो जाके हमारे सफीरों को मिलें और बताएं कि हमारे यहाँ ये एक आतिश पेशाब फटने वाला है। आप बताएं अगर हम फ्रांस को जो भेजते हैं तो आप सॉलिडारिटी में किसके साथ होंगे और क्या आप हेट स्पीच के हिसाब से हमारा साथ देंगे, क्योंकि हेट स्पीच हुई। फिर वहां पर जितने 29 ममालिक उनके सफीरों से बात करते कि ये हमारे साथ सूरत हाल हुई है, आप वहां के फॉरेन मिनिस्टर तक ये बात पहुंचाए कि हमारे यहाँ ये सूरत हाल है, सख्त दिलगिरस्तगी है, सख्त तकलीफ है, लोग परेशान हैं, हमारे यहाँ बहुत बड़ी इसकी रिजेंटमेंट हो रही है और ये लोग जो है कह रहे हैं आप करते हैं। हर फॉरेन ऑफिस की मीटिंग का मिनट्स होते हैं, बगैर मिनट्स की मीटिंग नहीं होती। अगर आपने ये किया है तो मिनट्स दिखा दें। आपने कुछ नहीं किया, आप ये समझते रहे कि ये जो बेसिकली धरने पे लोग आए हैं ये हमने उठा दिए हैं, तो उसके बाद आप इससे फूट बाल जाएंगे। फिर आपने उसको रियलाइज ही नहीं किया कि ये सूरत हाल क्या है, जिसको मैंने बड़ी तफसील से बताया था कि आपने इस मामले के अंदर उनको एक दहशतगर्द तंजीम जो है वो करार दे दिया, बगैर डिटेल में गए हुए कि उनका कभी कोई ऐसा सेल नहीं रहा कि जो दहशतगर्दी करता हो। उनका कभी कोई ऐसा मामला नहीं ऐसे रहा किसी जहादी तंजीम से वाबस्तगी हो। उन्होंने कभी अगवा बराए तावान इस किस्म की चीजों में, उन्होंने कभी कोई किसी जाके बंदे इस तरह नहीं मारे। मॉब राइटिंग एक फिनोमेना है जो एक मुल्क नहीं हर मुल्क में होता है और पाकिस्तान में तो बार बार हुआ है। पाकिस्तान नेशनल अलायंस की पीएनए की जब मूवमेंट चल रही थी को 300-350 लोग जो थे वो मारे गए थे, बेचारे पुलिस वाले भी मारे गए थे रतन सन। उनके अंदर 9 तंजीमें थी, कितनी पार्टियों पर बंदी लगाई अपना गद्दार कह के। बेनजीर जब जाम भाग हुई है दिसंबर में और उसके बाद पूरे पाकिस्तान पर आग लग गई थी, औरतें रेप हुई थी, ट्रेनें जलाई गई थी, पूरे के पूरे 23 रेलवे स्टेशन जला दिए गए थे। आपने कितने लोगों पर पाबंदी लगाई? पुलिस वालों के मारने के ऊपर अगर आप दहशतगर्दी मॉब राइटिंग में, ये तो मॉब राइटिंग में मारे गए हैं ना, वो तो होता है आपस में पड़ता है रैपा, तो ये तो हमने भी मारे खाई है पुलिस से भी, हमने पुलिस को मारा भी हुआ है। जब हम सियासत में थे हम मारते थे, जब हम डिप्टी कमिश्नर थे हम मार खाते भी रहे, पुलिस के साथ मिलकर खाते रहे, आंसू गैस भी खाते रहे, मारते भी रहे, खाते भी रहे। लेकिन प्लान्ड मर्डर किया एमक्यूएम ने तकरीबन 200 से ज्यादा लोगों का, एसएचओ का जो 92 के ऑपरेशन में थे। क्या आपने दहशतगर्द बनाया उनको? और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो तंजीम है ये तंजीम एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थी। अब आते हैं अगला, अब इसको आप आर्गुमेंट बना, अगला जो एनालिसिस जो आपने कहा कि मैं वेस्ट को बहुत जानता हूं। आप मेरे ख्याल वेस्ट के सिर्फ इस महदूद तबके को जानते हो जहां आप क्रिकेट खेलते रहे, यहां आप हॉट शॉप थे तो आपके इर्द गिर्द जो चंद लोग फिरते वो तो यही इसी तरह के लोग होते हैं।
शराब पी ली, डांस कर लिया, ये कर लिया, उस दौरान आपने बातें करती रही। ये है वेस्ट वहां का। जैसे आपकी जमाइमा थी, वो भी आज भी इसी तरह की बातों पर गुफ्तगू करती है। आप तो वेस्ट के उस तबके को कभी गए ही नहीं कि जो अंदर एक शदीद किस्म के मजहबी जज्बात भी रखता है। 1957 में एक ग्रुप बना था, 60 में एक ग्रुप, आप माशाल्लाह उस वक्त होंगे ठीक ठाक, जवान होंगे, तो 1960 में ग्रुप बना था बीटल, जॉन लेनन का। तो वो एक लिवरपूल का ग्रुप था, लेकिन पूरी दुनिया में इतना पॉपुलर है, आज भी बहुत पॉपुलर ग्रुप है उनके यहां सब कुछ। तो उसने एक बयान दे दिया था कि जॉन लेनन इज मोर पॉपुलर देन द जीसस, ये हजरत ईसा से ज्यादा पॉपुलर है। आप सोच सकते हैं, हंगामा खड़ा हो गया था। अमेरिका में उस शख्स का दौरा मनसूख हो गया था पॉप की पूरी सूरत के अंदर। आज तक उसका दौरा नहीं बन सका वहां पर। क्यों? क्या वो लोग अपने हजरत ईसा की, आप जैसे कहते हो हजरत ईसा की तौहीन बर्दाश्त, बिल्कुल गलत है। कोई शख्स भी वहां पर सैयदना मूसा के बारे में गुफ्तगू करके दिखाए। हॉलोकॉस्ट तो बात की बात कर रह गए हैं। अभी पिछले दिनों 9/11 के बाद वो कुछ कब्रों के ऊपर, उन्होंने फ्रांस की कब्रों के ऊपर जाकर उन्होंने गंदगी फेंकी थी। नेतन्याहू उठ के आया था वहां पर और उसने आकर कहा था, तुम लोग अभी तक उससे निकले नहीं हो सेकंड वर्ल्ड वॉर की, हम तुम्हारा दिमाग सीधा कर देंगे। इतना सा मुल्क जिसके अगर 4 जहाज खड़े कर दिए जाए तो शायद पूरे का पूरा जो उसकी नाकाबंदी हो जाए। इसराइल को तो हमने ओवरसाइज करके हमने डराया हुआ है, सारी दुनिया को, मुसलमानों को भी साथ साथ डराया हुआ है। तो एक बात याद रखें, शदीद वहां भी जज्बात हैं। जो बाइबल बेल्ट पे जो ट्रंप जीता है, कभी जाकर वहां गुफ्तगू करके दिखाएं हजरत ईसा के बारे में, और फिर आपको पता चले कि आपका नतायज क्या निकलते हैं। वो जो मशहूर शो था, क्या नाम है उसका, हार्वर्ड एस्टन का, वो नेकेड शो होता था, उसने एक हजरत ईसा को डिस्कस कर दिया, लोग खड़े हो गए थे, बावरा नहीं हुआ था, आपको पता ही नहीं। और फिर आप मिस्टर ऑफ वेस्ट को कौन जानता है? जैसे आपके अलावा कोई दुनिया में वेस्ट में गया ही नहीं, कोई वेस्ट में रहा ही नहीं। आपको तकब्बर किस बात का, इस चीजों का? मैं आपको एक बात बताऊं, आपने स्टेट्समैन के तौर पे भी, फिर आप लोगों को कहते हैं कि हम जो है अपना वो करेंगे, अपना तबाह हो जाएंगे इस पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो वो यूरोपीय यूनियन की वजह से चलती है। ये आपने जिस जमाने में 9/11 से पहले जब एटम बम बनाया था, आप पे सैंक्शंस लगी थी, मुद्दतों आपकी टेक्सटाइल वानी जाती रही। क्या कर लिया था आपने? फाका। क्या वो हुर्मत रसूल के हुए जो वो था? और फिर सबसे बड़ी बात है कि आपकी वजह से नहीं हुई, लोगों को झूठ मत बोले। बांग्लादेश और इंडिया में कोविड की वजह से फैक्ट्रीज नहीं चल रही। जाए फैसलाबाद में, किसी से पूछे क्यों हुई है। मार्केट होती है, जिसको सस्ता मिलता है वो खरीदेगा, किसी का बाप उसको नहीं रोक सकता। अमेरिका चाइना की लड़ाई है, सख्त लड़ाई है, अमेरिकी ताकत जो है वो जाकर चाइना से खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? वो कहते हैं $1 की शर्ट मिलती है, हम $10 की शर्ट कहां से खरीदें, हमने कारोबार नहीं करना। ईरान का पेट्रोल बिकता है, दुनिया जहान बिकती है। आप खुद सोचें कि दाइश का जब पेट्रोल बिक रहा था, सस्ता बिक रहा था, ईरान खरीदता था, हालांकि उसके दुश्मन थे आकर। ये तो मार्केट फोर्स है, इसका ताल्लुक क्या है इन सारी चीजों के साथ? और ये बैन लगते होते हैं कभी? तो एक बात याद रखें, इस सारे मामले के अंदर आपने मैल हैंडल भी किया है, और आपने अपने आप को एक सियासतदान की हैसियत से भी और सैयद अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक की हैसियत से भी अपने आप को बहुत गिराया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई आशिक जो है ये गुफ्तगू नहीं कर सकता कि हम पे फाका आ जाएगा। कुरान एक ही निशानी बताता है कि शैतान तुम्हें फाके से डराता है। वो रसूल जो ये हिदायत लेके आया हो कि वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बग़ैर हिसाब, अल्लाह ही है जो बग़ैर हिसाब देता है, वो जो कहता है कि अल्लाह ही रिज़्क़ देने वाला है, इस तरह की मनसूबाबंदियां करता है। और जब रियासत सैंक्शंस में, कौन कौन सी रियासतें हैं जिन्होंने सैंक्शंस में वक्त नहीं गुजारा? क्या क्यूबा ने नहीं गुजारा? क्या ईरान ने नहीं गुजारा? क्या नॉर्थ कोरिया ने नहीं गुजारा? क्या वियतनाम ने नहीं? क्या पूरे इतने बड़े चाइना ने नहीं गुजारा? क्या रशियन लॉबी ने नहीं गुजारा? जिन्होंने कम्युनिज्म की बुनियाद पे वक्त गुजारा हो और 70-75 साल गुजारे हो और वो मर नहीं गए थे। इमरान खान साहब, पाकिस्तानी कौम भी नहीं मर जाती। एक बात याद रखें, आज भी मैं फिर बता रहा हूं, अब असेंबली में डिले मत कीजिएगा, बहाने मत बनाइएगा, इसलिए कि इस मूवमेंट को आप पहचानते नहीं हैं। खादिम रिजवी के पीछे उलमा नहीं है, खादिम रिजवी की पार्टी के कोई मदरसे नहीं है,
खादिम रिजवी के पीछे वो लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे हाथ में कोई मता नहीं है, हमारे अमाल नहीं है, हम किसी काबिल नहीं है, हमसे हुर्मत रसूल का कोई काम ले ले, हम इस दुनिया से रसूलुल्लाह की हुर्मत की हिफाजत करते हुए चले जाए तो शायद शफात मिल जाए। ये वो गाजी इल्मदीन का विरसा है जिसका जनाजा जो है वो अल्लामा इकबाल लेके आए थे पढ़ाने के लिए, और जिसका मुकदमा कायद-ए-आज़म में लड़ा था, जिस पे खड़े होकर इकबाल ने कहा था सारी जिंदगी हम ये बातें करते रहे, सारी जिंदगी कुरान पढ़ते पढ़ाते रहे और तरखानों का मुंडाबाजी ले गया। यहाँ हर लोग बंदा जो है तरखानों का मुंडा बनने के चक्कर में डरे इस बात से और अल्लाह से माफी मांगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।